जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए भारत के स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। नेवी की रिक्वायरमेंट के अनुसार ड्रोन्स बनाने के लिए नेवी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलाया हाथ। रशिया के रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री के सामने व्यक्त करी डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल वाली चिंता। मलेशिया की दिलचस्पी भारत की ब्रह्मोस एनजी मिसाइल में। और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए टर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा है एक साइबर आर्मी बनाने में। आर्मी की तरफ से करीब 750 रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स की खरीद के लिए एक आरएफपी जारी की गई है। आरएफपी के मुताबिक इन रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स की जो खरीद है उसे इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से किया जाएगा। और ये एरियल व्हीकल्स खास तौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर तैनात आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियंस के लिए होंगे। आरएफपी के मुताबिक इस टेंडर के तहत जो रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स लिए जाएंगे तो उनमें दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में सर्विलियंस करने की कैपेबिलिटी होगी और टारगेट एरिया को स्कैन करके ये पैरा स्पेशल फोर्सेस के स्पेशल मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए टारगेट की 3D स्कैन इमेज को भी प्रोवाइड करने में सक्षम होंगे। और इससे सिचुएशनल अवेयरनेस, शॉर्ट रेंज सर्विलियंस, टारगेट एरिया की स्कैनिंग और टारगेट एरिया में एंटर करने से पहले टारगेट की 3D इमेज को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो एरियल व्हीकल्स हैं ये हमारे स्पेशल फोर्सेस को एक पिन पॉइंट प्रिसिशन स्ट्राइक कंडक्ट करने में काफी मददगार साबित होने वाले हैं। और फिर चाहे रेड कंडक्ट करने जैसा कोई डायरेक्ट एक्टिंग टास्क हो या किसी हाई वैल्यू टारगेट्स, कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स, इन सभी को एलिमिनेट करना हो तो इस तरह के मिशंस में ये काफी मददगार साबित होगा। बाकी आरएफपी के मुताबिक इन एरियल व्हीकल्स में कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। ये खरीद बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही होने वाली है। बाकी इनकी रेंज कम से कम 5 किलोमीटर तक होनी चाहिए। इनमें जो कैमरा इस्तेमाल किया जाए उसमें मिनिमम 16x डिजिटल जूम के साथ 4K वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए। एंड्योरेंस टाइम 30 मिनट से कम का नहीं होना चाहिए और इसे आसानी से कैरी किया जा सके और ऑपरेट किया जा सके तो इसके लिए इसका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसे एक पर्सन भी आसानी से ऑपरेट कर सके। और इतना ही नहीं बल्कि इन रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स में 10 मिनट के अंदर लॉन्च होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आर्मी ने करीब 44 अपग्रेडेड लॉन्ग रेंज सिस्टम्स और 106 यानी कि 106 इनिशियल नेविगेशन सिस्टम्स तो इनकी खरीद के लिए भी 2 अलग अलग आरएफपी जारी करी है। और ये दोनों खरीद भी इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से बाय इंडियन कैटेगरी के तहत की जानी है। इनमें से जो अपग्रेडेड लॉन्ग रेंज सिस्टम है तो वो एक तरह का सर्विलियंस सिस्टम है जो कि दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में ह्यूमंस और व्हीकल्स जैसे टारगेट को डिटेक्ट और रिकॉग्नाइज करने में सक्षम होगा। और वहीं जो इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है तो ये ग्राउंड बेस्ड सर्विलियंस सेंसर्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ऑफिसर्स, गन्स, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स तो इन सभी के लिए एक एक्यूरेट सर्वे कंट्रोल पॉइंट्स प्रोवाइड करने में मददगार साबित होगा। इंडियन नेवी के तहत NIIO यानी कि नेवल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इंडियन नेवी के इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेशन सेल ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है जिसमें वे संयुक्त रूप से मिलकर इंडियन नेवी के लिए ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स और इससे जुड़ी बाकी की टेक्नोलॉजीज के स्वदेशी विकास, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग को प्रमोट करने पर काम करेंगे। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस कोलैबोरेशन के हिस्से के तौर पर इंडियन नेवी और ड्रोन इंडस्ट्री बॉडी नेवी इंडस्ट्री एकेडमिया एनर्जी को बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चैलेंजेस की तरफ कंपोनेंट के स्वदेशीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसी के तहत इंडियन नेवी के लिए ड्रोन्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग को और भी तेज करने के लिए भारत की ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल मैरीटाइम ड्रोन टेस्टिंग साइट को भी निर्धारित किया गया है। और ये स्पेशल साइट खास तौर पर एक मैरीटाइम इन्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी ताकि यहाँ पे जिन ड्रोन्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग हो तो वो इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से पूरा भी कर सके। और इस कोलैबोरेशन के हिस्से के तौर पर हमें कुछ एडवांस मैरीटाइम रोल्स जैसे कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग, मूविंग शिप्स पर ड्रोन लैंडिंग्स, शिप टू शिप डिलीवरीज, शिप टू शोर डिलीवरीज तो इस तरह के अलग अलग मैरीटाइम रोल्स के लिए एक वर्सेटाइल और रिलायबल ड्रोन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जाएगा और वो भी स्वदेशी तौर पर। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है जिसमें बोइंग ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इंडियन नेवी के लिए जो उन्होंने अपने F-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर को पेश किया है तो बोइंग इस फाइटर में भारत में बने हथियारों को भी इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है जिसमें अस्त्र, मिसाइल, 100 बॉम्ब तो इस तरह के अलग अलग स्वदेशी वेपन्स शामिल हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बोइंग को इंडियन नेवी से ये डील मिल जाती है तो वे न केवल अपनी तरफ से कुछ टॉप ऑफ द लाइन वेपन सिस्टम्स को पेश कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा अगर भारत को चाहिए तो वे भारत के हथियार भी अपने फाइटर में इंटीग्रेट करने के लिए ओपन है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के रक्षा मंत्री ने अपने भारतीय काउंटर पार्ट यानी कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत करी है। और इस बातचीत के दौरान जहां एक तरफ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने रशियन काउंटर पार्ट को ये कहा कि इस यूक्रेन वाले विवाद को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प का सहारा नहीं लेना चाहिए। बाकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस टेलीफोन पर हुई बातचीत में रशिया के रक्षा मंत्री ने श्री राजनाथ सिंह को यूक्रेन की उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी और जिसमें डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल से उकसावे की संभावना के बारे में उनकी चिंताएं भी शामिल थी।
जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि अभी हाल ही में रशिया की तरफ से दावा किया गया कि जो यूक्रेन है वो डर्टी बॉम्ब के जरिए रशिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और रशिया के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन की इसी उकसावे वाली कोशिश के बारे में भारतीय रक्षा मंत्री को अवगत कराया है, जिसके जवाब में भारतीय रक्षा मंत्री का साफ यही कहना था कि किसी भी पक्ष को परमाणु हथियारों का सहारा नहीं लेना चाहिए और ये विवाद केवल कूटनीति और बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए। देखिए, हुआ ये कि रशिया ने जब ये दावा किया कि यूक्रेन उन्हें डर्टी बॉम्ब के माध्यम से उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में कईयों के द्वारा अनुमान लगाया जाने लगा कि रशिया ऐसा कहकर अब यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। और इसी के चलते कल मंगलवार को यूएस प्रेसिडेंट ने रशिया के लिए एक वार्निंग भी जारी करी, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर यूक्रेन में रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो ये रशिया की एक बहुत बड़ी और गंभीर गलती होगी। बाकी आपको ये भी क्लियर करते हैं कि डर्टी बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए टेक्निकल डिटेल्स में जाने के बजाय हम सीधे सीधे आपको बस ये बता देते हैं कि डर्टी बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब के कंपैरिजन में काफी कम डैमेज देते हैं, क्योंकि इनमें एक्सप्लोजन के लिए डायनामाइट्स या फिर ऐसे ही बाकी के अदर कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के कंपैरिजन में इनका ब्लास्ट रेडियस भी कम होता है और इसके फटने से जो रेडियो एक्टिव डस्ट, स्मोक और ऐसे अदर मटेरियल्स निकलते हैं तो वो भी ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे उतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितनी न्यूक्लियर में होती है। और डर्टी बॉम्ब को मुख्य काम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के बजाय केवल रेडियो एक्टिव डस्ट, स्मोक और ऐसे अदर मटेरियल्स को स्कैटर करना होता है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक। बाकी एक फैक्ट ये भी है कि डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल को आज तक कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि रशिया के साथ जारी तनाव के बीच अब यूएस यूक्रेन को अपने पुराने हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट देने पर भी विचार कर रहा है, जो रशिया की ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स, तो इन सभी के खिलाफ यूक्रेन को डिफेंड करने में मदद करेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया ने भारत की ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि ये मिसाइल रॉयल मलेशियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुखोई 30 फाइटर्स में भी इंटीग्रेट की जा सकती है। और मलेशिया के अलावा यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी हैं जो कि भारत के इस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है जिसमें द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि बेंगलुरु बेस्ड स्मॉल फायर आर्म्स बनाने वाली भारत की प्राइवेट फर्म ट्रिपल एस डिफेंस ने करीब 2,000,5.56 × 45 mm के राउंड्स नेपालीज आर्मी को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के माध्यम से किया गया है, जिसके तहत ट्रिपल एस डिफेंस नेपालीज आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली असॉल्ट राइफल्स के लिए 5.56 × 45 mm के राउंड्स को सप्लाई करेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ट्रिपल एस डिफेंस ने नेपालीज आर्मी को एम्यूनेशन सप्लाई करने के मामले में चीन की 8 साल की मोनोपोली को तोड़ा है। और जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए चीन की तरफ से बिड सबमिट की गई थी, लेकिन ट्रिपल एस डिफेंस ने अपनी क्वालिटी के साथ चाइनीज कंपनी को हराकर यह कॉन्ट्रैक्ट जीता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन एम्यूनेशन की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है और ये अगले साल की शुरुआत तक कंप्लीट भी हो जाएगी। और इन एम्यूनेशन को ट्रिपल एस डिफेंस आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चर कर रही है। और इस एम्यूनेशन का उत्पादन भारत में करने के लिए ट्रिपल एस डिफेंस ने ब्राजीलियन फर्म सीबीसी डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर भी स्थापित किया है। आपको बता दें कि सीबीसी डिफेंस मिलिट्री एम्यूनेशन को प्रोड्यूस करने के मामले में दुनिया में सेकंड नंबर पर आती है और करीब 8 साल बाद नेपाल की आर्मी भारत के किसी तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी। हालांकि जब नेपाल आर्मी भारत की इंसास राइफल का इस्तेमाल करती थी तब उस समय एम्यूनेशन भारत से इम्पोर्ट होता था, लेकिन फिर इंसास राइफल्स की कमियों के चलते नेपालीज आर्मी ने उन राइफल्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और उसके बदले कोरियन और अमेरिका द्वारा सप्लाई की गई M4, M16 और ऐसी अदर नेटो राइफल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। और हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतकर ट्रिपल एस डिफेंस ने एक बार फिर से एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं तो उनके पोटेंशियल को भी कम आंका नहीं जाए। और बाकी आज ट्रिपल एस डिफेंस के नाम पर आज इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर में LOC के पास हमारे फोर्सेस ने पाकिस्तान के एक सुअर को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड किया है जो कि भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में था। और इसके पास से एक AK राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल और ऐसे अदर वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए हैं। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो सुअर ढेर किया गया है तो ये सुअरों के संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ था। इसकी पहचान मोहम्मद शाकुर के तौर पर हुई है। बाकी इसके साथ एक और सुअर था जो कि घुसपैठ करने के प्रयास में था, लेकिन भारतीय सेना की कार्रवाई के चलते वो घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो पाया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वो वापस से POK की तरफ चला गया। बाकी अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और फिलहाल अभी इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान की साइबर आर्मी को स्थापित करने के लिए टर्की की तरफ से पाकिस्तान को काफ़ी सीक्रेटली मदद दी जा रही है। और ये दावा नॉर्डिक मॉनिटर ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए किया है और जिस पर उन्होंने ये पाया कि एक पब्लिक ओपिनियन को शेप देने और साउथ ईस्ट एशिया में मुस्लिम्स के व्यूज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए टर्की काफ़ी चुपचाप तरीके से पाकिस्तान को एक साइबर आर्मी स्थापित करने में मदद कर रहा है और जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल भारत और US के खिलाफ किया जाएगा। इसके अलावा आपको इस बारे में भी जानकारी दे दें कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का रुद्रा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो इस क्रैश को लेकर कुछ नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट आउटफिट की तरफ से एक ऐसा फर्जी दावा किया जा रहा है जिसमें उनका ये कहना है कि आर्मी के इस हेलीकॉप्टर को उन्होंने शूट डाउन किया है और इसके लिए संगठन की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया था। लेकिन आपको ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दें
कि ये दावा पूरी तरीके से फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और खैर बाकी एक अपडेट ये भी है, अपनी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है और इस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर रशिया ने अपनी कई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लॉन्च किया था, जिसमें यार्स जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड टूला बैलिस्टिक मिसाइल, Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, तो इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं। और बाकी जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि रशिया की जो ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्सेस है, तो इसका मुख्य काम है परमाणु युद्ध का खतरा बनने वाली स्थिति में जवाब देना। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक ब्रिजेश कुमार, सिपाही राजेंद्र सिंह और सिपाही नगमे सिंह मिलिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1962 में चीनी हमले के खिलाफ अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही केवल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1947 में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज का वो दिन है जब 1947 में महाराज हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला किया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंसास की फुल फॉर्म क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।